छठवें चरण के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर माता प्रसाद पांडे से लेकर रामचल राजभर से लेकर के थोड़ा थोड़ा चंद्रशेखर आजाद तक इन तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आज शाम को छठे चरण का प्रचार प्रसार रुक गया और अब 3 मार्च को वोटिंग होगी। एक दिन का गैप दिया गया है और नेता लोग 7 मार्च को होने वाली 7वें चरण की वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार की तैयारी में जुट गए हैं। जिनको प्रचार पे जाना था वो चले भी गए हैं, कुछ लोग कल परसों में जाएंगे। छठवां चरण जातिवाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दोनों की बराबर प्रयोगशाला के तौर पर एक लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जाता रहा है। 90 के दशक से ही यहां पर जातीय समीकरण तगड़े ढंग से काम करता आ रहा है और इसीलिए ये चरण सभी पार्टियों को बराबर सम्मान देता है। किसी को ठीक ठाक सीटें दे देता है तो किसी को उसके काडर का वोट दे देता है जो गठबंधन वगैरह बनाने के लिए उसको मजबूत इज्जत देता है। ये तमाम चीजें इस चरण की खासियत है। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है उससे अगर हम ये देखें तमाम चीजें तो कह सकते हैं कि अगर ये सीटें सभी में बराबर बटी या वोट सभी में बराबर बटे तो कहानी कुछ बदल सकती है। यानी कि फिलहाल की लड़ाई अगर देखी जाए तो सपा और भाजपा लगभग बराबर चल रहे हैं। 350 प्लस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अंदर ही अंदर 5 चरणों में 200 सीटों की उम्मीद लगा करके बैठी है और अगले 2 चरणों में 50 से 60 सीट की उम्मीद लगा रही है, जिससे कि सम्मानजनक बहुमत मिल जाए और सरकार बन जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को चमत्कार की उम्मीद है। चमत्कार इस बात का कि अगर इस चरण से 70 के आसपास सीटें मिल जाती हैं तो उसका समीकरण भारतीय जनता पार्टी के बराबर आकर के खड़ा होगा और चुनाव के बाद तोड़फोड़ के हिसाब से सरकार बनेगी। ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं लेकिन ये थोड़ा दूर की बात है। फिलहाल ये समझना होगा कि छठे चरण का रण क्या है। आज के जनता जंक्शन शो में इन्हीं तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। वैसे तो आप लोग जानकार हैं लेकिन फिर भी इस चरण का सबसे पहले परिचय दे देते हैं। बस्ती और गोरखपुर 2 मंडलों की सीटों पर चुनाव होना है। छठवें चरण में यूपी के जो छठवां चरण है इसमें 10 जिले की 57 सीटों पर टोटल 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार यानी 2017 में 57 सीटों में से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तगड़े ढंग से भाजपा ने जीता था और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों अपना दल और सुभाषपा ने जीती थी। अपना दल अभी भी भाजपा के साथ है। सुभाषपा तब भाजपा के साथ गठबंधन में थी लेकिन बीच में ही उनका गड़बड़ी हो गई और सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का अब गठबंधन है। छठवें चरण में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में कुल 2,14,62,000 के आसपास मतदाता है। ये तमाम परिचय हैं जो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। आप कुछ प्रमुख नामों और बड़ी सीटों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री का चुनावी क्षेत्र है और बीते तकरीबन 3 दशकों से ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। यहीं से पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे एक दौर के रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे जो हैं विनय शंकर तिवारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ तो है ही, लगातार उनके बारे में चर्चा की जाती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़े प्रसिद्ध है लेकिन आजकल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी और चुनाव लड़ने के कारण और प्रसिद्ध हो गए हैं। मतलब गोरखपुर का चुनाव जो है वो हाई वोल्टेज रहने वाला है। बाकी ये इलाका भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वाला माना जाता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मतदाता क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकेंगे या फिर नए चेहरे जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ देखेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चाहे वो सुभावती शुक्ला हो जो सपा से हैं, बसपा से ख्वाजा शमसुद्दीन हो, कांग्रेस से चेतना पांडे हो या फिर आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोग पहली बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या गोरखपुर बदलाव की तरफ देखेगा या फिर जो रवायत रही है उसी के हिसाब से वोटिंग करेगा। बाकी ये इलाका जो है पूरा ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। वोट भारतीय जनता पार्टी को ये इलाका जबर करता है। निषाद वोटों की बड़ी लड़ाई रहती है, इसीलिए संजय निषाद की पार्टी के साथ में भाजपा का गठबंधन भी है। और यहां पर बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी को संजय निषाद और निषाद समाज ने ताकत अपनी बताई थी और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उसके साथ गठबंधन करना उचित समझा और योगी आदित्यनाथ की इसमें बड़ी अहम भूमिका थी। इसके अलावा इस चरण में मुकेश सहनी जो बिहार के हैं, वीआईपी पार्टी के हैं, उनका जो है बड़ा दबदबा मतलब दबदबा नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो काटने में भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है जो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है कि निषाद वोटों को अपनी तरफ लाया जाए और एक मजबूत फैक्टर बनाया जाए। लेकिन अगर मुकेश सहनी ने अच्छे से यहां पर काम कर लिया और सही ढंग से अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा पाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। गोरखपुर छोड़ करके अब कुशीनगर जिले में चलते हैं।
एक और हाई वोल्टेज जिला, इसी जिले से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, जिनकी बड़ी चर्चा हुई थी। भाजपा में मंत्री थे, छोड़ करके आ जाते हैं समाजवादी पार्टी में, अपने साथ कई नेताओं को तोड़ फोड़ के भी लेके आते हैं। कुशीनगर में अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से नए चेहरे उतारे हैं, पुराने सारे विधायकों के टिकट कटे हैं। कांग्रेस से अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी इस जिले की एक सीट से उम्मीदवार हैं और माना जा रहा है कि वो जीत भी जाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुशीनगर से पीएन पाठक, हाटा से मोहन वर्मा, फाजिल नगर से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे हैं। फाजिल नगर से पहले जो है अभी फिलहाल अगर देखें सामने जो है समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा बवाल हुआ है। इसके अलावा पडरौना से मनीष जायसवाल मंटू जो कि छोड़ चुके हैं, पडरौना छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर चुनाव लड़ने आए। इसके अलावा रामकोला से विनय प्रकाश गोंड भाजपा के टिकट पर मैदान है। खड्डा और तमकुही राज वो सीट है जहां से अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं। तमकुही राज की सीट भाजपा ने गठबंधन की जो दल है निषाद पार्टी उनको दी है। दोनों जगहों से एकदम नए और फ्रेश चेहरे, एक तरफ विवेकानंद पांडे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर असीम कुमार मैदान में हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य भी मैदान में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोहरतगढ़ की इटावा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे लगातार 2002 और 2012 तक लगातार चुनाव 3 बार जीते, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, लेकिन 2017 में हार गए। एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने सतीश चंद्र द्विवेदी हैं, जिन्होंने 2017 में माता प्रसाद पांडे को हराया भी था और अभी योगी सरकार में मंत्री भी है, तो इन दोनों के बीच मुकाबला भी जो है देखने लायक होगा। इसके अलावा अंबेडकर नगर भी लड़ाई में है और तगड़े ढंग से है। 3 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। कटहरी सीट जो है एक वक्त पर लालजी वर्मा जब यहां से चुनाव लड़ा करते थे तो उसको बसपा का गढ़ माना जाता था। पिछली बार भी इस सीट से लालजी वर्मा ही जीते थे। इस बार लेकिन वो पार्टी छोड़ चुके हैं और सपा के टिकट पर मैदान में है। इसके अलावा जलालपुर सीट से जो बसपा के पूर्व नेता हैं राकेश पांडे, जिनका पूरा परिवार बसपा से चुनाव लड़ रहा है, उनके बेटे प्रतीक पांडे भी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा उनके एक और बेटे जो है वो फिलहाल सांसद हैं बसपा के ही टिकट पर यहीं अंबेडकर नगर से। लेकिन राकेश पांडे जो बड़े नेता हैं, ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं, बसपा छोड़ करके सपा में आ गए हैं और जलालपुर सीट से सपा को जितवाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इसके अलावा अकबरपुर सीट से राम अचल राजभर की भी जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके बारे में बड़ी बवाल मतलब बातचीत होती रही है और बड़ा बवाल मचा था जब ये पार्टी छोड़े थे। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये फायदा पहुंचाते हैं सपा को। अब अंबेडकर नगर छोड़ करके चलते हैं जौनपुर की मलहनी सीट की बड़ी चर्चा हो रही है, तगड़े ढंग से विवादों में है। क्योंकि वहां से धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर। कहा जा रहा है कि भाजपा इनको पीछे से सपोर्ट कर रही है। बाकी धनंजय सिंह के बारे में आप जानते हैं, बाहुबली है, पूर्व कई पार्टियों के नेता हैं, जिसमें भाजपा भी कथित रूप से शामिल है, बसपा भी शामिल है, सपा भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के धनंजय सिंह और अपने इलाके में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इस वजह से माना भी जा रहा है कि संभवतः बिहार की जनता दल यूनाइटेड यहां पर खाता धनंजय सिंह के जरिए खोल सकती है। पहले भी धनंजय सिंह जेडीयू बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, अब जो मलहनी हो गई है, पहले रारी हुआ करती थी, उससे विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा देवरिया की पथरदेवा सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। शाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को उतारा है, बसपा ने परवेज आलम को उतारा है, कांग्रेस ने अंबर जहां को टिकट दिया है। यानी कि ये जो चुनाव है ये एक तरफ 2 पार्टियां सवर्ण वगैरह को लेकर के चल रही हैं और 2 पार्टियां एक तरीके से अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं उनको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार यहां से भाजपा के सूर्य प्रताप शाही जीते थे, इस बार भी उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा माना जा रहा है। इसके अलावा देवरिया की सीट से एक और एकदम चमकता हुआ नाम और चौंकाता हुआ नाम सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं। ये भी तगड़े ढंग से, आज ही इनका प्रचार प्रसार था, वहां पर अनुराग ठाकुर प्रचार करने गए थे और तगड़े ढंग से इनके पक्ष में प्रचार किया है, माहौल बनाने की कोशिश करी है। परसों इनका जो किस्मत होगी वो इन तमाम लोगों की मतपेटी में बंद हो जाएगी और 10 मार्च को खुलनी है। अब ये तमाम जो है बड़े बड़े नामों की चर्चा हो गई। अब बात कर लेते हैं मुद्दे यहां पर कौन से हैं। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नई सच्चाई के तौर पर पूरे देश में चुनाव के समय में उभरी है। 2017 में सरकार विरोधी लहर और भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने तगड़े ढंग से सरकार बदलवाई थी, लेकिन इस बार
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहा जा रहा है कि अपेक्षाकृत कमजोर पड़ रहा है। जातिगत ध्रुवीकरण तगड़ा काम कर रहा है। सांड वाले मसले पर असली परीक्षा दोनों की है, जो विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। अगर जनता इस मुद्दे पर वोट करती है तो उनकी जीत होगी, और अगर सांड वाले मसले के बावजूद जो सपा और तमाम विपक्षी दल एक तरीके से माहौल बना रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो ये जो कहा जाएगा वो एक तरीके से यही माना जाएगा कि ये केवल माहौल था, सच्चाई नहीं थी। यानी कि इन दोनों की असली परीक्षा इसी में है। और ये जो चरण है, ये छोटे और गरीब किसानों वाला चरण है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी यहां पर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश है कि चुनाव अपने पाले में लाया जाए, लेकिन छठवां चरण आसान नहीं रहने वाला है किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपकी क्या राय है? आप किस विधानसभा से आते हैं? कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया में आज चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 5 वर्षों में यहां अनेक नई सड़कें बनवाई हैं। सड़कों को चौड़ा करने का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जलालपुर की सभा में कहा कि जिले की सभी 5 सीटें इस बार सपा जीत रही है। उन्होंने बुनकर बाहुल्य जनपद में बुनकरों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर उन्हें फ्लैट रेट पर बिजली देंगे। उन्होंने किसानों को मुफ्त सिंचाई, 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराने पेंशन समेत विभिन्न डिग्री धारकों को नौकरी का भरोसा भी दिलवाया है। इसके अलावा एक खबर, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से यहां पर एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि खार्किव में रूसी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि वो मृतक छात्र के संपर्क में परिवार के हैं। वो 22 साल उसकी उम्र थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वहां पर गया हुआ था। इसके अलावा एक खबर उत्तराखंड से, केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 बजे खुल जाएंगे। इसके बाद भगवान की 6 महीने तक पूजा अर्चना धाम में ही की जाएगी। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से 2 मई को अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। यानी कि भगवान को यहां से वहां लेकर के जाया जाएगा और उसी के दौरान कपाट भी खुल जाएंगे। श्रद्धालु जो वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जाना चाहते हैं वो इसके बाद जा सकते हैं। इसके अलावा खबर राजस्थान से, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को महज 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक लग नहीं रहा है। यहां पर पार्टी की भीतरी टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। यही कारण है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के एक बार फिर से असंतोष उभरा है। सचिन पायलट के समर्थक और चेयरमैन के दावेदार कई नेता मेंबर बनाए जाने से नाराज हो गए हैं। पायलट के समर्थक सुशील आसोपा और राजेश चौधरी ने तो मेंबर पद ही ठुकरा दिया। दोनों ने पद लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुशील आसोपा ने ट्वीट करके नाराजगी जाहिर करी। उन्होंने लिखा कि मुझे दी गई राजनीतिक नियुक्ति को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी सहमति नहीं ली गई थी। मैं 42 महीने पहले सरकारी नौकरी छोड़कर पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया हूं। जीवन भर निस्वार्थ सेवा करता रहूंगा। इसके अलावा 4-5 और भी कांग्रेस के भीतरी नेताओं के नाराजगी की खबर है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अभी भी मजबूत बची हुई है और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, भितरघात चल रहा है, वो कांग्रेस के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है। खैर, बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के एक मामले में केवल 5 दिन के आरोपों के लिए सेवा से हटाने की सजा बहुत ही कठोर है। अनाधिकृत मतलब बिना बताए हुए। सेवा से हटाने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता और परिचर लाभ और न्याय और निष्पक्षता के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया कोर्ट के द्वारा। याचिकाकर्ता साल 1990 में एक चालक के रूप में निगम में शामिल हुआ था, जिसने इनको नौकरी से निकाला है। याचिकाकर्ता को विभागीय अधिकारियों से बिना किसी पूर्व स्वीकृति के 5 दिनों की अनाधिकृत अनुपस्थिति और आरटीसी अस्पताल से कोई बीमार प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के आधार पर 2007 में सेवा से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस दौरान उनकी अनुपस्थिति का कारण उनकी बीमारी थी। उन्होंने बीमार प्रमाण पत्र भी जमा किया था। उसकी ओर से कोई भी कदाचार नहीं किया गया था, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई थी। और इसी तमाम चीजों को जिरा को सुनने के बाद न्यायमूर्ति पी माधवी देवी ने फैसला सुनाया कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोपों के लिए सेवा से हटाए जाने की सजा बहुत ही कठोर है। कोर्ट ने विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 और छेल सिंह बनाम एमजीबी ग्रामीण बैंक 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को ध्यान में रखते हुए कहा
कि प्रतिवादियों को, याचिकाकर्ता को पिछले वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का 50% भुगतान करना होगा। इसका निर्देश दिया गया और कोर्ट ने कहा कि यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता 2015 में सेवा से निवृत्त हो गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करना व्यर्थ होगा, इसलिए रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। लोहिया जी की नसीहत है, चुनाव में बड़ी काम की है, समझने लायक है। लाइन बहुत छोटी सी है कि मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार है। इसका बहुत बड़ा परिदृश्य है। नसीहत सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी हम आप भारत के सोशलिस्ट नेताओं की बात करेंगे तो वो मार्क्सवाद के खिलाफ ही मिलते हैं, जबकि आज की तारीख में सोशलिज्म का नया नाम मार्क्सवाद ही रख दिया गया है, जो कि कतई भारत के परिदृश्य में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि मार्क्सवाद जिस समाज और जिस तरीके की परिस्थितियों के लिए बना था, भारत में वैसी परिस्थितियां कभी भी नहीं थी और ना ही ऐसी बनने की कोई उम्मीद है। इसीलिए लोहिया जी ने भी कहा था और भी तमाम जो समाजवादी नेता थे उन लोगों ने यही कहा था कि मार्क्सवाद की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है, समझदार आप हैं ही। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, ये जनता जंक्शन शो था। कैमरे पर ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।